हेलो स्टूडेंट्स। आज अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो हम क्लास 10 में पहले भी पढ़ चुके हैं। और आप लोग एक बार फिर से क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक निकालिए और उसको फिर से रिवाइज कीजिए। वहां पर जो बेसिक कंसेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के वो आपने पढ़े हैं। वहां पर आपने केवल कंसेप्ट पढ़ा है और वहां पर मैथमेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा था। आपने बिल्कुल भी वहां पर मैथमेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा है। आपने थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ा है वहां पर कि when the current is passing through a conductor then the magnetic field is developed surrounding a conductor. Okay, and then the direction of that magnetic field, मैग्नेटिक लाइंस होती है, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम वहां पर पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ओके, और उसकी मैग्नेटिक लाइंस का डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो भी हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा फिर क्लास 10 में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह भी पढ़ा था जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इतना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो जो हम पहले से पढ़ चुके हैं पहले उसको रिवाइज करेंगे तो हमें न्यू जो कंसेप्ट है वो पढ़ने में आसानी होगी। तो मेरा सबसे पहले आपको यही सजेशन है कि प्लीज आप पहले क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक को उठाइए, उसमें जो भी कंटेंट दिया उसको पढ़िए और उसके बाद फिर इस चैप्टर को पढ़ना शुरू कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है तो ये किसने डिस्कवर किया? तो ओरिस्टिड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि when the current is passing through the wire then the magnetic field is developed surrounding the wire. Okay, so Orested found that a magnetic field is established around a current carrying conductor. Magnetic field exists as long as there is a current in the wire. ओके, तो जो सीधा सीधा जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर कनेक्शन है वो किससे है? करंट से है। जब तक वायर में करंट फ्लो होता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। जैसे करंट हम स्टॉप करेंगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला जो हमारा डायग्राम जो दिया हुआ है वही डायग्राम है। ये वायर है और वायर के सराउंडिंग देखो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ पर हमने बनाई हुई है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट पढ़ने वाले हैं करंट कैरिंग एलिमेंट। ये आप करंट कैरिंग एलिमेंट जो है ना ये आपके लिए पहले बार ही आप पढ़ रहे हो उसको, ये नया कंसेप्ट है आपके लिए। तो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर। तो लेट्स देयर इज वन कंडक्टर इन विच द करंट आई इज फ्लोइंग। ओके, ये कंडक्टर है यहाँ पर और यहाँ पर जो करंट आई है फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो यहाँ पर हम जो इसमें अगर हम यहाँ पर जो इनफाइनेटली स्मॉल उसका एक जो लेंथ है उसको यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। तो अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर, किसी भी करंट कैरिंग वायर से अगर आप एक इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट को उसको कंसीडर करते हुए देखो, जैसे हमने ये डीएल कंसीडर किया है यहाँ पर, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, आप देखिए जरा यहाँ पर। तो ये जो है ना ये डीएल, दैट डीएल जो होगा ये कहलाएगा यहाँ पर करंट कैरिंग एलिमेंट। दैट इज कॉल्ड द करंट कैरिंग एलिमेंट। और एक करंट कैरिंग एलिमेंट जो होगा ना इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट भी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट। ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर, दैट इज कॉल्ड द करंट कैरिंग एलिमेंट। ये अब ध्यान रखना है, करंट कैरिंग एलिमेंट आईडीएल। आईडीएल, ओके, करंट कैरिंग एलिमेंट AB is equal to ideal and it is actually it is a vector quantity. It is a vector quantity, vector quantity. Okay, it is the vector quantity and its direction is same as the direction of current. करंट की डायरेक्शन ही इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। अब यहाँ पर देखो ये देखने वाली बात एक ये भी है कि जो करंट है ना, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है और लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन दोनों जब कंबाइन कर रहे हैं और इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट उसको हम ले रहे हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने का तो कोई वो नहीं है ना, जो जिस जो करंट, क्योंकि लेंथ जो है बहुत ही छोटी है, इनफाइनेटली स्मॉल है, जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वही उसमें करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। तो याद रखना है कि जो करंट कैरिंग एलिमेंट है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है और स्टेट बताया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग एलिमेंट है उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। लेकिन ओरेस्टी ने ये नहीं बताया कि उस करंट जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, जैसे करंट कैरिंग एलिमेंट में कहना भाई मुझे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? तो ओरिस्टिड ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, उसने केवल बताया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही हो, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डीबी, मान लो इनफाइनाइटली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी डीएल के कारण यहाँ पर डेवलप होता है।
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताया बायोट सावर्ट ने। उसके ऊपर किसने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किए, बायोट सावर्ट ने। तो बायोट सावर्ट ने बताया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं बायोट सावर्ट लॉ ना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये भी, बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, चलिए तो बायोट सावर्ट लॉ देखते हैं। तो बायोट सावर्ट लॉ क्या है? Biot Savart law is used to determine the magnetic field at any point due to a current carrying conductor. Okay, what is the use of that Biot Savart law? Biot Savart law is used to determine the magnetic field at any point due to current carrying conductor या current carrying element. Okay, तो अब ये तो हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पर करंट कैरिंग एलिमेंट से ही मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बायोट सावर्ट लॉ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, अब यहाँ पर इसने बताया कुछ फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स पर ये डिपेंडेंट होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो देखते हैं हम नीचे। देखो, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, पहले डायग्राम समझ लो आप लोग, डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ले ली, आर। तो एक्चुअल में ये आर जो है ना ये पोजीशन वेक्टर होगा, ये भी इट इज अ पोजीशन वेक्टर। ओके, तो ये आर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर होगा डीएल से। ये डीएल जो है वो करंट कैरिंग एलिमेंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर दी हुई है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये मैं थोड़ा सा इसको रेड कलर से और आपको समझा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है। इस करंट कैरिंग एलिमेंट से पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा डीबी, डीबी होगा, क्योंकि इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर इनफाइनेटली स्मॉल होगा। ओके ओके, नाउ द मैग्नेट अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ magnetic field at a point P due to a current carrying element IDL is depends on the following factors. First factor is current, so that dB is directly proportional to the current flowing across that conductor. Okay, so जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। Then second one is length of the